नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल और स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य सफलता की चौखट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हमने बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय आदि की सीरीज स्टार्ट की थी। अपने पिछले वीडियो में हमने बंगाल के गवर्नर तथा बंगाल के गवर्नर जनरल का अध्ययन किया था। आज इस सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम भारत के गवर्नर जनरल का अध्ययन करेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो 1828 से 1833 तक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, उसी को 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का अवसर मिलता है और 1833 से 1835 तक वो भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसी तरह से डलहौजी के बाद 1856 में कैनिंग आएगा और कैनिंग के समय आप पढ़ चुके हैं 1857 का विद्रोह हो जाएगा। उसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाएगा और उसको एक नए नाम से जाना जाएगा, उसको भारत का वायसराय कहा जाएगा। इस तरह से भारत का पहला गवर्नर जनरल आपसे कोई पूछे, विलियम बेंटिक का नाम बताना है, और भारत का पहला वायसराय आपसे पूछा जाए तो कैनिंग को ही पहला वायसराय बना दिया जाएगा, तो पहला वायसराय भारत का आपका कैनिंग हो जाएगा। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल है वो शांति व सुधारों के लिए जाना जाता है। जितना भी वो काम करता है सब सुधार के लिए करता है और इन सारे सुधारों को हम सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत एक बार पढ़ चुके हैं। दोबारा रिवीजन करते हैं। इन्होंने 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों की वजह से सती प्रथा निषेध एक्ट लाया था। ठगी प्रथा का दमन करने के लिए इन्होंने कर्नल स्लीमैन को अपॉइंट किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ठगी प्रथा के दमन के लिए विलियम बेंटिक ने किस व्यक्ति को अपॉइंट किया था? कर्नल स्लीमैन। मैकाले की सलाह पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी स्वीकृत किया था। इस पॉइंट को हम और डिटेल से आधुनिक शिक्षा का विकास जब पढ़ेंगे टॉपिक वहां पर पढ़ेंगे। सामान्यतः इसका जो समय है वो शांति सुधारों के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी इसने कुछ ऐसे काम किए हैं जिन पर हम ज्यादा नजर नहीं रखते हैं। इन्होंने इन तमाम सारे स्थानों पर मैसूर, कुर्ग, कछार, जयंतियां आदि स्थानों पर बिना किसी युद्ध के ऐसे ही अधिकार कर लिया था और अपने राज्य में, अंग्रेजी राज्य में उसको विलय कर लिया था। तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस शासक ने, किस गवर्नर जनरल ने ऐसा काम किया था, इन सारे स्थानों को मिला लिया था अपने ब्रिटिश साम्राज्य में। आपको विलियम बेंटिक का नाम बताना है। अगला चार्ल्स मेटकाफ आएगा। इसने प्रेस के प्रतिबंध को हटाया था और इसी वजह से इसको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। प्रेस पर इससे पहले एडम्स ने प्रतिबंध लगाया था, हमने आपको बताया था 1823 में। उसी प्रतिबंध को इसने हटाया, इस वजह से इससे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड, इसके समय में होने वाली महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जिसमें ये बुरी तरह से अफगानिस्तान से पराजित होगा। जब पराजित होगा इस वजह से इसको बाद में यहाँ से हटा भी दिया जाएगा। इसने एक दूसरा महत्वपूर्ण काम किया, शेरशाह सूरी मार्ग को पक्का करा करके उसका नाम जीटी रोड रख दिया गया। शेरशाह सूरी मार्ग जो पेशावर से लेकर के अटक तक बनवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, उसको इन्होंने पक्का करवाया, डामरीकरण करवाया। इस डामरीकरण को करवाने के बाद उन्होंने इसका नाम जीटी रोड रखा। जीटी रोड का फुल फॉर्म है ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक ब्रिटिश इंजीनियर थे जो सड़क निर्माण के लिए दुनिया में जाने जाते थे, उन्हीं को समर्पित करते हुए इन्होंने इसका नाम जीटी रोड रख दिया। तो जीटी रोड के बारे में हम ज्योग्राफी में और डिटेल से पढ़ेंगे, कहां से कहां तक जीटी रोड जाता है। वर्तमान में नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2 को मिलाकर के जीटी रोड कहा जाता है। अगला व्यक्ति आएगा लॉर्ड एलनबरो। एलनबरो के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना, आपने अभी पीछे पढ़ा है कि अफगानिस्तान से युद्ध हार जाएंगे, इसी अपमान का बदला लेने के लिए लॉर्ड एलनबरो के समय में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का विलय कर लिया जाता है। यानी अफगानिस्तान से हार करके आते हैं, जब वापस आ रहे होते हैं तो पाकिस्तान में एक प्रांत है जिसको सिंध कहा जाता है, और सिंध प्रांत का भारत में या ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। बिना किसी सूचना के, बिना किसी कारण के सिंध का विलय कर लिया जाता है। इसका नेतृत्व करने का जो जिम्मेदारी थी, या सिंध का विलय करने की जो जिम्मेदारी थी, किसको थी? चार्ल्स नेपियर को थी। हम आंग्ल सिख युद्धों में पढ़ चुके हैं किस तरह से चार्ल्स नेपियर को बागडोर दी जाती है आंग्ल सिख युद्धों को भी जितवाने की, और साथ ही साथ आंग्ल अफगान युद्धों में चार्ल्स नेपियर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का विलय कर लिया जाता है। आपसे डेट भी पूछी जाती है, टाइम भी पूछा जाता है, कब किया गया, किसके समय में किया गया सिंध का विलय? एलनबरो। और कब किया गया? 1843। ये पीसेस में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसने एक और अन्य काम किया, 1843 में ही नियम 5 बनाया और इसके तहत दास प्रथा का दमन कर दिया, दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया देश में। हार्डिंग फर्स्ट आएगा इसके बाद, इसको भी हम पहले पढ़ा चुके हैं। खूंड नामक जाति क्या करती थी, अच्छी फसल पैदा हो इसलिए वो लोग नरबली करते थे, यानी लोगों को मार करके चढ़ा देते थे देवी में, जिससे उनकी अच्छी फसल हो सके। इस बात का पता लॉर्ड हार्डिंग को चलता है और लॉर्ड हार्डिंग ने कैंपबेल नामक एक व्यक्ति को अपॉइंट किया और इसने नरबल की प्रथा का दमन कर दिया। अगले व्यक्ति लॉर्ड डलहौजी आएंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा साम्राज्य का विस्तार काफी ज्यादा किया जाता है। आप नीचे देख रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इसी काल में हुआ। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कैसे कैसे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ, कुछ यहाँ पर बातें दी हुई हैं। इनके द्वारा राज्य हड़प नीति को लागू किया जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हम डिटेल से अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत होता यह है कि इन्होंने तमाम सारे राज्यों को हड़पा था। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, इस तरह से तमाम सारे राज्यों का विलय किया था। कुछ ऐसे भी राज्य थे जिन पर राज्य हड़प नीति लागू नहीं की जाती है और इस नीति के अलावा दूसरी नीति के माध्यम से अन्य राज्यों को विलय किया जाता है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे निजाम से इनको रिटर्न नहीं प्राप्त होता, इस बदले में इन्होंने बरार नामक राज्य का विलय कर लिया था, मध्य भारत में है। उसी तरह से अवध पर इन्होंने कुशासन का आरोप लगा दिया। आपको बताया गया था कि आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर आउटरम अवध क्योंकि सहायक संधि स्वीकार करता है, इसी वजह से आउटरम नामक व्यक्ति को वहां पर ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया जाता है और वह ब्रिटिश रेजिडेंट रहते हुए अवध के शासक वाजिद अली शाह के खिलाफ कुशासन का आरोप लगाता है। इस कुशासन के आरोप के आधार पर ही डलहौजी अवध का विलय कर लेता है, जबकि पंजाब और बर्मा का विलय में कोई बहाना नहीं बनाया गया, इसको डायरेक्ट युद्ध किया गया और युद्ध करने के बाद इनका विलय कर लिया गया। यही तमाम सारे कारण थे जिस वजह से डलहौजी के समय में ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार होता है। एक और यहाँ पर रीजन लिखा हुआ है जिसको हम 1857 विद्रोह पर चर्चा कर चुके हैं। इन्होंने जागीरों का पता लगाने हेतु इनाम कमीशन का गठन किया था। इस इनाम कमीशन के आधार पर ही इन्होंने तमाम सारी जागीरों को अपने साम्राज्य में विलय कर लिया था, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। इनके द्वारा किए गए अन्य कामों की भी बात कर लेते हैं। 16 अप्रैल 1853 को इन्हीं के समय में भारत की पहली रेल बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलती। इसके बारे में कुछ यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसी के समय में 1853 में देश में प्रथम तार सेवा, टेलीग्राफ सेवा स्टार्ट की जाती है। तो आइए टेलीग्राफ सेवा के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये टेलीग्राफ होता है, टेलीग्राफ एक मशीन बनाई जाती है, किसके द्वारा, सैमुअल मोर्स के द्वारा। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जीके में पूछा जाएगा। सैमुअल मोर्स एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, एक पेंटर थे और उन्होंने बाद में टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। टेलीग्राफ के माध्यम से संचार किया जाता था, कम्युनिकेशन के काम में आता था, अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। ये आपको यहाँ पर टेबल दिखाई दे रही है, इसको मोर्स कोड के नाम से जाना जाता है। और मोर्स कोड में होता यह था कि ए इस तरह बनाया जाता था, बी इस तरह से, सी इस तरह से, यानी यहाँ पर डॉट का और एक लाइन का इस्तेमाल किया गया है। उन्हीं डॉट और लाइन के माध्यम से यहाँ पर चीजें टाइप की जाती थी, लिखी जाती थी और ये संदेश के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती थी। बाद में इन चीजों को डिकोड कर लिया जाता था और डिकोड करने के बाद मैसेज को समझ लिया जाता था। तो आपको ध्यान रखना है, टेलीग्राफ सेवा का जन्मदाता किससे कहा जाता है, सैमुअल मोर्स को कहा जाता है। इसी टेलीग्राफ सेवा को भारत में किसने सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो आपको डलहौजी का नाम बताना है। तो कहां से कहां तक के बीच में स्टार्ट की गई थी देश में पहली तार सेवा, कलकत्ता से आगरा के मध्य प्रारंभ की जाएगी। 1854 में ही नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित कर भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। ये देश का पहला डाक टिकट है जो जारी किया गया था। तो डाक टिकट के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसी के समय में PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो होता है, जो आपके सड़कों, पुलों आदि चीजों का निर्माण करता है, इस डिपार्टमेंट का भी निर्माण इसी के समय में हुआ था। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं फेरी क्वीन के बारे में। फेरी क्वीन से प्रश्न पूछा जाता है, दुनिया का सबसे पुराना भाप इंजन जो वर्तमान समय में चालू स्थिति में है, चलायमान है, तो कौन सा है, आपको फेरी क्वीन का नाम बताना है। फेरी क्वीन का निर्माण 1855 में किया जाता है और इसको आज भी रखा जाता है। रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज संग्रहालय है ये चेन्नई के पास, और वहां पर इसको रखा गया है और समय समय पर इसको निकाला जाता है, इसको चलाया जाता है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है।
क्यों शामिल किया गया? हमने आपको पहले बताया कि दुनिया का सबसे पुराना रेलवे इंजन है, जो वर्तमान समय में चलायमान है, चलता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम भारत के वायसराय के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।